Hello, common students. Today we will clear the excess demand and deficit demand, or you may call as deficient demand. तो स्टार्ट करते हैं डेफिसिट एक्सेस डिमांड से. एक्सेस डिमांड क्या होती है? एक्सेस डिमांड इज अ डिमांड या एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर एक्सेस डिमांड एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से, करस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगी. सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. तो ये हमारी बन जाती है एक्सेस डिमांड. ठीक है, मैंने ये इक्वेशन इस तरह से आप लिख सकते हैं शॉर्ट में. एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई. वो सिचुएशन जब हमारी डिमांड एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड. इसका डायग्राम बनाना है. ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा डायग्राम बनाने का तरीका इसका. ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई और ये हमारी वाई एक्सेस हो गई. ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ठीक है, ये हम बना रहे हैं यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड. ये आ गई बेटा हमारी एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड आपने देखा होगा लास्ट वीडियो के अंदर. हम एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला होता है C प्लस आई. तो C हमारा 40 था, I हमारा 20 था, तो वो 60 से स्टार्ट हुआ. ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई जो होती है हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है इस तरह से. तो ये हमारी क्या हो गई? एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई हो गई. जहां दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वो लेवल को हम बोलते हैं बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है, यहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है. इसको ये भी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम ब्रेक इवन पॉइंट भी हम इसको बोल सकते हैं, या इक्विलिब्रियम लेवल भी हम इसको बोल सकते हैं. ये वो ऐसा पॉइंट है जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो रहे हैं. उस लेवल पे जो हमारा इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो फुल होगा. ठीक है, एवरीबडी इज एम्प्लॉयड, नोबडी इज अनएम्प्लॉयड. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अब बात आती है एक्सेस डिमांड को शो करना है. तो आप जब भी डायग्राम बनाए, एक्सेस डिमांड का हो या डेफिसिट डिमांड का हो, तो एक्सेस डिमांड का है तो डायग्राम ये जो आपका एग्रीगेट डिमांड है इसको ऊपर की तरफ बनाए. ठीक है, हम बनाते हैं एक्सेस डिमांड का एक और डायग्राम ऊपर की तरफ. ये हमने ऊपर की तरफ बनाया. क्लियर? ये हमारा, इसको हम नाम दे देंगे एडी डैश. ये हमारा एक्सेस डिमांड का डायग्राम. अब देखिए यहाँ पर जो हमारा लेवल करस्पॉन्डिंग टू द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, तो ये हमको यहाँ देखना है हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, तो ये जो हमारा गैप कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप. क्या कहलाएगा बेटा? ये हमारा इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा. दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन या इन्फ्लेशनरी गैप. एक्सेस डिमांड, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप डायग्राम बनाएं एक्सेस डिमांड का, तो एग्रीगेट डिमांड से ऊपर की तरफ एक डायग्राम, एक लाइन आपको एग्रीगेट डिमांड शो करना है. और ये फुल एम्प्लॉयमेंट के करस्पॉन्डिंग लेवल पे जो पॉइंट आ रहा है उसको आपको मार्क करना है. वो जो गैप आएगा, ये गैप हमारा कहलाएगा इन्फ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब ये होता है कि बेटा जो हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड थी वो ज्यादा हो गई प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड से. आप इस तरह से कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मनी मार्केट के अंदर ज्यादा हो गया. क्या हो गया बेटा? वॉल्यूम ऑफ मनी मार्केट में ज्यादा हो गया. लोगों की जो खर्च करने की ताकत थी वो ज्यादा हो गई, इसलिए मार्केट में वॉल्यूम ऑफ मनी बढ़ जाता है, जिसके कारण इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन मार्केट के अंदर क्रिएट होती है. डेफिनेशन डायग्राम एक बार रिपीट कर रहा हूं. डेफिनेशन: एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन when aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to the level of full employment, ठीक है, is called excess demand. डायग्राम ये आ गया आपका. ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड. रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड. ठीक है, रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड. पहला रीजन, आप ये मान के चले 4 नंबर या 6 नंबर के अंदर एक क्वेश्चन एक्सेस डिमांड के रीजंस वो पूछ सकता है, या पूरा व्हाट इज एक्सेस डिमांड,
या व्हाट आर द रीजंस एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। ये आप क्वेश्चन कंफर्म आप मान के चलें इस चैप्टर से, एक 4 नंबर या 6 नंबर के अंदर इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको आएगा। एक एक टॉपिक हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड में पहला रीजन होता है इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है बेटा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव। दूसरा रीजन होता है, हम पहले रीजन से एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद इकट्ठे हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा रीजन होता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। तीसरा, चौथा होता है, ठीक है, या तो हम डिक्रीज इन या फॉल इन इंपोर्ट्स, ठीक है। फिफ्थ होता है यहां पर इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए, ये हमारे कुछ रीजंस हैं एज पर योर बुक। हम डिस्कस करते हैं एक्सेस डिमांड क्यों क्रिएट होती है। पहला है इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। कंज्यूम का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि हमारी खर्च करने की ताकत बढ़ जाए। खर्च करने की ताकत कब बढ़ती है? जब हमारे पास पैसा है, हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, हमारे पास पैसा है तो ही हम खर्च करेंगे ना भाई। आप देखें मार्केट के अंदर कि अगर कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन 70 मार्केट में आता है, ठीक है, उसके लिए लाइन लगती है, हमारी खर्च कर लाइन लगती है। अगर हमको वो जल्दी चाहिए, बिल्कुल जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन चाहिए, तो कोई मोबाइल ऐसे होते हैं जो भाई जिसकी प्राइस है 1.5 लाख रुपए, लेकिन हमको वो 1,60,000 के अंदर मिल रहा है। भाई जल्दी चाहिए, इस कारण हम 10,000 रुपए ज्यादा पे करने की ताकत में है, तो हम उसको ज्यादा पे करके ले रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो होती है, ये आपकी एक्सेस डिमांड को क्रिएट करती है। लोगों के पास पैसा है तो इसलिए वो खर्च कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब लोगों की खर्च करने की ताकत ज्यादा है, इसीलिए आपका एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रही है मार्केट में। एंड डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव, लोगों की सेव करने की ताकत कम हो जाना, उसको बोलते हैं डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव। जितना लोग कमा रहे हैं उसको लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, सेव कम कर रहे हैं। ये हमारा पहला रीजन हो सकता है एक्सेस डिमांड का। दूसरा रीजन मैंने कहा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं कि कोई भी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जाहिर सी बात है कि उससे जो इफेक्ट पड़ेगा हमारी जो वहाँ के, जैसे फॉर एग्जांपल इंदौर है, इंदौर के आसपास, इंदौर सिटी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी सिटी के अंदर टाटा ने कोई प्लांट डाल दिया, टाटा ने वहाँ प्लांट डाला, तो जाहिर सी बात है उस सिटी की जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यहाँ, वो कह सकते हैं आप, वहाँ के लोगों की जो इनकम है उनको रोजगार मिलेगा, तो उनकी इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो खर्च करने की ताकत भी बढ़ेगी। तो इस तरह से कोई इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होता है तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट इनकम के ऊपर बढ़ता है, और इनकम अगर बढ़ती है तो हमारा खर्च करने की ताकत भी बढ़ती है। इसके बाद आता है बेटा इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। देखिए, एक्सपोर्ट्स का बढ़ना मतलब डोमेस्टिकली गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन गुड्स की डिमांड का बढ़ना आपका ये एक रीजन हो सकता है। इसको फिर से समझ लीजिए, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स का मतलब कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स है उसकी डिमांड डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी बढ़ना, मतलब इंडिया से अगर वो सामान बन रहा है इंडिया में और वो एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ना, ये भी एक संकेत होता है एक्सेस डिमांड का, ठीक है।
और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। डिक्रीज इन इंपोर्ट्स का मतलब होता है कि डिक्रीज इन इंपोर्ट्स मतलब बाहर से हम कोई अगर गुड्स मंगा रहे हैं, ठीक, वो एकदम से उसका फॉल होना, तो उससे क्या होगा, हम जो इंपोर्ट्स गुड्स के ऊपर जो डिपेंड थे अब वो आना कम हो गए, तो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स के ऊपर डिपेंड होंगे, तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इंपोर्ट्स गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे भी एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है मार्केट के अंदर। सारी चीजें सब डोमेस्टिकली गुड्स की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाएगी। दोनों सिचुएशन में आप कह सकते हैं इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स और डिक्रीज इन इंपोर्ट्स में डोमेस्टिकली गुड्स की जो डिमांड है, डोमेस्टिकली गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे इंडिया में, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह से इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारी एक्सपेंड करती है, बहुत सारी स्कीम्स के अंदर एक्सपेंड करती है। जैसे आप देख ले, बहुत सारी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी योजना है, आवास योजना है। अगर गवर्नमेंट इसका एक्सपेंडिचर बढ़ाई तो जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये आपके रीजंस हैं सारे के सारे जिससे आपका एक्सेस डिमांड क्या होगी, क्रिएट होगी। आप ये मान के चले बेटा, ये 4 नंबर या 6 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। एक बार हम उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। इंक्रीज रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड मतलब इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव। लोगों की खर्च करने की ताकत बढ़ जाना और सेव करने की ताकत कम हो जाना। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मैंने अभी समझाया आपको। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स का बढ़ना मतलब डोमेस्टिकली गुड्स जो प्रोड्यूस इंडिया में हो रहे हैं उनकी डिमांड इंडिया के अंदर बढ़ना, तो वो भी एक रीजन होता है एक्सेस डिमांड का। इसी तरह से डिक्रीज इन इंपोर्ट्स, डिक्रीज इन इंपोर्ट्स मतलब अगर इंपोर्ट्स गुड्स फॉल होते हैं, हमारे इंपोर्ट्स अगर कम हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो हमारे इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिकली गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद आता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं यहां पर आपको शो कर रहा हूं जिसका नाम है इम्पैक्ट। क्या है बेटा? इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। पहला इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा आउटपुट पर, ठीक है। दूसरा आएगा एम्प्लॉयमेंट पर, दूसरा आएगा एम्प्लॉयमेंट पर। तीसरा आएगा प्राइस लेवल के ऊपर। तीसरा इम्पैक्ट आएगा प्राइस लेवल। आप देखें कि एक्सेस डिमांड का जो इम्पैक्ट है आउटपुट के ऊपर क्या पड़ेगा बेटा? कोई इम्पैक्ट नहीं, नो इम्पैक्ट। क्यों? वी आर ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जितने वी आर ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमारी जो है वो बराबर है, तो यहाँ पर जो आउटपुट पर है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर रनिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जितने लोग हैं, जितनी कैपेसिटी है, उतना ही हमारा एग्रीगेट डिमांड है और उतनी ही हमारी एग्रीगेट सप्लाई है और उतनी हमारी एग्रीगेट डिमांड है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वी आर एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। हाँ, प्राइस लेवल के ऊपर फर्क पड़ेगा कि प्राइस लेवल क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। प्राइस लेवल क्या होगी? बढ़ जाएगी, बिकॉज वी आर एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड अब जब ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है हमारी खर्च करने की ताकत बढ़ जाती है, तो जिससे क्या होता है, प्राइस लेवल भी बढ़ जाता है। तो बेटा ये हमारा एक टॉपिक था एक्सेस डिमांड। डेफिनेशन मैंने बताया, आपका डायग्राम आ गया, रीजंस आ गए, इम्पैक्ट आ गए। ये हमारा एक टॉपिक जो था एक्सेस डिमांड, ये कंप्लीट हो गया है। आप इसका लगे तो स्क्रीनशॉट ले ले, इसके प्रॉपरली आप नोट्स बना लें, इन पॉइंट्स को आप डिस्क्राइब कर लें, आपका 4 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है बेटा। डेफिसिट डिमांड क्या होता है? Deficit demand is a situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to the full level of employment of output in the economy. एग्रीगेट डिमांड कम होना, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाना, वो सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? डेफिसिट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड भी आप इसको कह सकते हैं। इसका डायग्राम आप देख लीजिए, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड आ गई, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई आ गई। ये इंटरसेक्शन पॉइंट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट कहते हैं, जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होती है।
अब ये डेफिसिट डिमांड का डायग्राम है, तो इसके नीचे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड एडी डैश, उसको मैंने उसका नाम दे दिया। अब इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के करस्पॉन्डिंग में आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो आपका ये गैप शो करेगी, जिसको हम बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप का आप मतलब ये समझ सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मनी मार्केट में कम हो जाना, मतलब थोड़े से मंदी के असरात होना, उसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी सिचुएशन या डिफ्लेशनरी गैप। अब डेफिसिट डिमांड के रीजंस हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो उसके रीजंस होंगे, पहला डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों की खर्च करने की कैपेसिटी कम हो जाना, और सेव करने की कैपेसिटी बढ़ जाना, जो एक रीजन होता है डेफिसिट डिमांड का। दूसरा, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ ही नहीं रहा है, तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी? जब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है तो लोग खर्च कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम, अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो इनकम भी आपकी कम हो जाएगी। तो डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट का कम होना, एक्सपोर्ट्स मतलब हमारा बाहर माल कम जा रहा है, तो माल यहाँ पर गुड्स का स्टॉक ज़्यादा हो गया और उसकी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम, तो डेफिसिट डिमांड का एक रीज़न हो सकता है एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। इसी तरह से इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, भाई डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की डिमांड कम है, वो हमें बाहर से जो माल इंपोर्ट वाला जो गुड्स है वो सस्ता पड़ रहा है, डोमेस्टिकली गुड्स की प्राइस महंगी है, तो हमारे इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, हम बाहर से सामान मंगाना प्रेफर करेंगे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है डेफिसिट डिमांड का। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की भी कोई योजना है, कोई एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट मार्केट में नहीं कर रही, जो योजनाएं उसकी चलती हैं वो भी बंद हो गई हैं, तो भाई मार्केट में जब तक कि इंजेक्शन नहीं होगा पैसों का, तो आपका जो है डेफिसिट डिमांड ही क्रिएट होगी, वॉल्यूम ऑफ मनी कम होगा। तो ये सारे रीजंस हमारे हो सकते हैं, रीजंस फॉर डेफिसिट डिमांड। अब डेफिसिट डिमांड के रीजंस तो हमने पढ़ लिए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट आपको 3 चीज़ों पर डिस्कस करना है, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस लेवल। इम्पैक्ट पढ़ते हैं हमारा डेफिसिट डिमांड का, कि आउटपुट का हमारा क्या इफेक्ट होगा। ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो आउटपुट पे हमारा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारा आउटपुट क्या होगा? वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी जाहिर सी बात है, जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट पे भी आपका असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। और प्राइस लेवल प्राइस लेवल भी आपकी कम हो जाएगी, लोगों की खर्च करने की ताकत ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है, तो कहाँ से प्राइस लेवल बढ़ेगी? वो भी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। तो बेटा एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, ये दोनों के रीजंस और इम्पैक्ट आप याद कर लें। एक क्वेश्चन या तो डेफिसिट डिमांड से बन सकता है या तो एक्सेस डिमांड से बन सकता है। आप ये मान के चलें एक्सेस डिमांड से क्वेश्चन ज़्यादा आता है कंपैरिजन टू डेफिसिट डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। हम डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं? करने के लिए हमारे पास, कंट्रोल करने के लिए 2 पॉलिसीज़ हमारे पास अवेलेबल है। एक मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, एक है फिस्कल पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई किस तरह से कंट्रोल करेगी एक्सेस डिमांड को और डेफिसिट डिमांड को, पहले हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है बेटा बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? हमने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा होगा कि बैंक रेट जो होता है, जब आरबीआई सेंट्रल और कमर्शियल बैंक को लोन देती है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो उस पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। और रेपो रेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म जो लोन आरबीआई कमर्शियल बैंक को देती है, तो उस पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। अब बैंक रेट के थ्रू आरबीआई एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल करेगी? बैंक रेट क्या करेगी? इंक्रीज कर देगी, लोन महंगे कर देगी, जिससे कम से कम लोन मार्केट में कमर्शियल बैंक देगी। लैंडिंग कैपेसिटी जो है कमर्शियल बैंक की, उसको कमज़ोर करेगी, उसको कम करेगी, ताकि मार्केट के अंदर कम से कम लोन हम दे पाएँ। इस तरह से क्यों कर रही है?
देखिए एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज को समझने के लिए। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, वॉल्यूम ऑफ मनी बढ़ा हुआ है मार्केट के अंदर, इसलिए एक्सेस डिमांड है। तो वॉल्यूम ऑफ मनी को आप कम कर दो तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरह से बैंक रेट के बढ़ाने से क्या होगा कि कमर्शियल बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इतना महंगा लोन कौन लेगा, कंज्यूमर भी नहीं लेगा इतना महंगा लोन। तो इससे क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ मनी क्या होगा मार्केट के अंदर कंट्रोल होने लगेगी, कम होने लगेगी। जब इंजेक्शन ही नहीं होगा मनी का तो वॉल्यूम ऑफ मनी अपने आप कम होना चालू हो जाएगी। इसी तरह से आप रेपो रेट के थ्रू देखें, मार्केट में एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को भी बढ़ा देगी। सेम उनका एक्सप्लेनेशन है कि बैंक रेट को क्यों बढ़ाया, रेपो रेट को क्यों बढ़ाया। वॉल्यूम ऑफ मनी उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लैंडिंग कैपेसिटी कमर्शियल बैंक की कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि जहां आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय एंड सोल्ड करे, उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू एक्सेस डिमांड किस तरह से कंट्रोल करेगी, आरबीआई क्या करेगी, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगी। जो उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो पब्लिक को ऑफर करेगी, पब्लिक उसको खरीदेगी। तो जो पब्लिक के पास जो पैसा है वो कहाँ ट्रांसफर होकर आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। जिससे क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में, वॉल्यूम ऑफ मनी कम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मनी कम हुआ इसका मतलब एक्सेस डिमांड आपकी कंट्रोल में आ रही है। नेक्स्ट है हमारा LRR, लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो भी आपने पढ़ा होगा बेटा, मनी एंड बैंकिंग के अंदर के एक सर्टेन अमाउंट का रेशो जो होता है कमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करना होता है, बाकी का पैसा वो लोन पर दे दे। बात आती है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए लीगल रिजर्व रेशो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, बढ़ा देगी। जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कमर्शियल बैंक अपने पास मेंटेन रखेगी, ठीक है, और कम से कम लोन मार्केट में बांटेगी। जिससे हमारी एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा मोरल सुएशन का। मोरल सुएशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को लैंडिंग के लिए डिस्करेज करना या इनकरेज करना, इसको लोन, ये सेक्टर को लोन देना है या नहीं देना है। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए मोरल सुएशन के थ्रू आरबीआई क्या करेगी, डिस्करेज करेगी लैंडिंग को कि भाई ये सेक्टर को लोन मत दो, यहाँ पे ज्यादा ही ऑलरेडी बहुत हमने लोन दे दिया है या बहुत ज्यादा यहाँ पे इस सेक्टर में डिमांड, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई है, तो भाई यहाँ उसको डिस्करेज करो, लैंडिंग को कम से कम करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है वो आप समझ लें। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल आप समझे कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज की बैंक में, बैंक उसके बदले उस प्रॉपर्टी के बदले आपको जो नॉर्मल रेट है वो 80% का है कि भाई इसका 80% बैंक क्या करेगी, आपको लोन देगी, ठीक है। 1 करोड़ में आपको 80 लाख का लोन दे देगी। लेकिन अब एक्सेस डिमांड है मार्केट के अंदर, कंट्रोल करना है एक्सेस डिमांड को, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का रेट बढ़ा देगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 80 लाख का लोन मिल गया, तो जो 20 लाख उससे अपने पास रखी है, जो 20 लाख के बदले आपको लोन नहीं दिए, तो वो होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट। डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट सैंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस लोन सैंक्शन जो होता है, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसे कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 80 लाख का लोन दिया, मतलब 20 लाख मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गई। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई क्या करेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगी। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को सिर्फ 70 लाख का लोन देगी, 60 लाख का लोन देगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा, लोन महंगा लगेगा कस्टमर्स को, तो जो है कस्टमर्स जो है इतने महंगे लोन लेना प्रेफर नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा, एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगी, वॉल्यूम ऑफ मनी मार्केट में कम होगा। इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इस तरह से आरबीआई जो है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करेगी। बात आती है डेफिसिट डिमांड, तो इसका पूरा उल्टा। बैंक रेट को एक्सेस डिमांड के टाइम बढ़ाई थी, तो बैंक रेट क्या करेगी, बैंक और रेपो रेट को आरबीआई कम कर देगी। कम करेगी मतलब ज्यादा से ज्यादा लोन बांटेगी, ज्यादा से ज्यादा लोन बांटेगी, लोन सस्ते करेगी, तो इससे मार्केट में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मनी मार्केट में बढ़ेगा। लोन ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल बैंक देगी कस्टमर्स को, पब्लिक को, तो मार्केट में वॉल्यूम ऑफ मनी क्या होगा, बढ़ेगा। जिससे डेफिसिट डिमांड हमारी क्या होगी, कंट्रोल होगी। इसी तरह से आप देखें ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगी, सिक्योरिटीज बाय करेगी, पब्लिक से खरीदेगी, ठीक है, आरबीआई पेमेंट करेगी पब्लिक को, तो मार्केट में पैसा जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ मनी मार्केट में बढ़ेगा, जिससे डेफिसिट डिमांड हमारी कंट्रोल होगी।
इसी तरह से मोरल सिचुएशन में इनकरेज करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लैंडिंग देगी, लोन बांटेगी। सेम इसी तरह से मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगी। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 90 लाख का लोन ले जाओ, लोन बांटेगी, वॉल्यूम ऑफ मनी को बढ़ाएगी। तो आपकी डेफिसिट डिमांड थ्रू हाँ, फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू गवर्नमेंट किस तरह से, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करेगी। उसके 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब जो गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, जिससे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ मनी जो होता है मार्केट में बढ़ता है। अब एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है तो वॉल्यूम ऑफ मनी को कम करना है, तो गवर्नमेंट खर्चे जो होगी कम कर देगी। गवर्नमेंट कम से कम खर्चा करेगी, कम से कम योजनाएं लेकर आएंगी। भाई ऑलरेडी मार्केट में इतना पैसा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर देगी तो वॉल्यूम ऑफ मनी और वॉल्यूम ऑफ मनी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मनी बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड भी बढ़ेगी। हमको कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या करेगा, एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या करेगी, खर्चे कम कर देगी। इसी तरह से एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए टैक्स रेट को बढ़ा देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी, आप कमा रहे हो ज़्यादा, टैक्स रेट बढ़ा दो, जीएसटी बढ़ा देगी। इससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मनी मार्केट में कम होगा। जिसकी खरीदने की ताकत है वो खरीदेगा, जिसकी खरीदने की ताकत है वो नहीं, जिसकी ताकत नहीं है वो नहीं खरीद पाएगा। टैक्स रेट बढ़ा देगी तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। अब बात आती है डेफिसिट डिमांड को कैसे कंट्रोल करेगी। डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करना मतलब वॉल्यूम ऑफ मनी को बढ़ाना। गवर्नमेंट खर्चे अपने बढ़ा देगी, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगी, मार्केट के अंदर पैसा डालेगी। इस तरह से योजनाएं लाएंगी जो डायरेक्ट पब्लिक के पास पैसा पहुंचे। आप देख ही रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट पब्लिक तक के पैसा पहुंचाती है। तो डेफिसिट डिमांड कंट्रोल होगी, वॉल्यूम ऑफ मनी को बढ़ाएगी। बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी, अपने खर्चों को बढ़ा देगी। इसी तरह से टैक्स रेट को कम कर देगी, जीएसटी कम कर देगी, वैट कम कर देगी। टैक्स रेट को कम करने से क्या होगा, जिसकी खरीदने की कैपेसिटी नहीं थी वो भी खरीदना चालू कर देगा वो प्रोडक्ट। आप देखें बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर आप देखें 28% की जीएसटी है। अभी सडनली अभी बिहार के इलेक्शंस के पहले आपने देखा होगा टैक्स रेट को उन्होंने कम किया, कपड़े पे से टैक्स हटाया। तो मार्केट इसका ये है कि इनकरेज करेगी पब्लिक को कि भाई आप खर्चा करो। तो मार्केट के अंदर पैसा जब जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मनी बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है डेफिसिट डिमांड आपकी कंट्रोल होगी। 6 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है बेटा, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कंफर्म क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से आपको कंफर्म क्वेश्चन एक आएगा, आप इसके नोट्स बना के पेपर कर लें। एक बहुत अच्छा मैंने आपको एक चीज़ आपको दे दिया हूँ,